मैंने ये सोचा था कि जो दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा आज, और ये अमरीश मिश्रा जो चैनल है उसके लिए, इस पे मैं गाजा और बाकी चीजों पे फोकस करूंगा। लेकिन ईरान की स्थितियां देखिए, अभी एक यूएस इजराइल को मात मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो नहीं, जो वो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, लेकिन फिर से कोशिश रात में हो सकती। और इसको लेके अभी एक और डेवलपमेंट हुआ है, लेबनान पे भारी मात्रा पे इजराइल ने हमला किया। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये कयामत की रात है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं वो जो सुबह तक हो सकती है? और फिलिस्तीन की एक महत्वपूर्ण खबर है हमारे पास जो बच्चों को लेके है, लेकिन जो डिटेल में हम जाते थे वेस्ट बैंक से लेके सारी चीजें, वो हम आज शायद ना जा पाए। आज के वीडियो में हो सकता है कि क्लिपिंग्स भी हम उतनी नहीं डाल पाए। हम इसको एक शॉर्ट राउंड अप रख रहे हैं क्योंकि समय भी कम है। आपको ये देर से मिलेगा मेरे ख्याल से 9:30 से 10 के बीच में। तो अभी देखिए क्या है कि मैं सबसे पहले लेबनान पे आता हूं। लेबनान में क्या हुआ है कि मैसिव आईडीएफ स्ट्राइक्स इन साउथ एंड ईस्टर्न लेबनान, साउथ और ईस्टर्न लेबनान में मैसिव स्ट्राइक्स। अच्छा, अभी क्या है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागची ये लेबनान इस समय है लेबनान में, और इन्होंने वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर है रज्जी, जिसने प्रो अमेरिकन बयान जो देता रहता है, प्रो इजरायली, उससे भी मुलाकात की और उसने इनको अपना दोस्त कहा, और आरागची ने भी कहा कि तो हमारे भाई हैं। तो ये सब बातें हुई। मैंने ईरान देखिए, जहां एक तरफ एक अंदर एक इतना बड़ा टर्मोइल झेल रहा है, उसके साथ एक्सटर्नल थ्रेट बनी हुई है। और अभी बताएंगे आपको ईरान में और कुछ जो कुछ घटनाएं हुई, क्योंकि कुछ नए डेवलपमेंट भी आए। तो ईरान लेकिन डिप्लोमेसी नहीं छोड़ रहा है, वो लगातार जा रहा है। और मैं जब ईरान गया था तो उसमें भी जो कॉन्फ्रेंस थी वो इसी में थी, डिप्लोमेसी एंड फील्ड टैक्टिक्स ऑफ कासिम सुलेमानी। यानी डिप्लोमेसी और उसके साथ साथ जो युद्ध की बात है उसको कैसे मिलाए, कैसे कासिम सुलेमानी के आइडियोलॉजी ने मिलाया है। और मैं देखिए एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग इस पे कर रहा हूं। इजराइल और अमेरिका की भी देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं। वेनेजुला को लेके ट्रंप ने कुछ महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। वेनेजुला इज ऑल्सो प्लेइंग स्मार्ट। उन्होंने बहुत एक अच्छी, जिसको कहा जाए चालाकी से, ट्रंप को थोड़ा सा बैकफुट में डाला है। उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन मेन बात देखिए लेबनान में कि मीडॉन जो टाउन है वेस्टर्न बीका में, वहां पर एयर स्ट्राइक हुई। फिर एयर स्ट्राइक, ये इजरायली वॉर प्लेन्स ने कफ्र दुनीन जो सदर्न लेबनान में, वहां पर बॉम्बिंग की, 2 घटनाएं हो गई। फिर उसके बाद जबोर हाइट्स, वहां पर एयर रेड की, वहां पर बमबारी की, तीसरा हो गया। फिर कफर किला पे हमला किया, 4 हो गए। अब ये रेड्स हो रही, यानी वो बम छोड़ के वापस आ रहे हैं। अभी तक तो कैजुअलिटीज की खबर नहीं है। फिर उसके बाद किलिया वैली, वेस्टर्न बीका रीजन, यहां पर भी एक हमला हुआ। 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 6 हो गए। फिर उसके बाद बेरेतल हिल्स, यहां पर भी हमला हुआ, 7 हो गए। जाबोर हाइट्स 8 हो गए। फिर जाबोर पॉन्ड, ये 9 हो गए। फिर उसके बाद नबेतिया, ये 10 हो गए। उसके बाद टिबिलिन, ये सीडोन डिस्ट्रिक्ट में 11 हो गए। और फिर देखिए 12वां अल बिसारिया, एक सीडोन डिस्ट्रिक्ट में ही। तो 12 हमले शाम भर में इजराइल लेबनान पे कर चुका है। और इजराइल ने यह भी इस तरह की बात भी की है कि वो लेबनी सरकार से खुश नहीं है, कि जो लेबनी सरकार कहती है कि हम हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल का कहना है कि हम उससे खुश नहीं है। तो यह हो सकता है कि जब ईरान में टर्मोइल है, जिस समय चल रहा है, उसी समय इजराइल कुछ लेबनान में भी कर सकता है और दोनों तरफ से इजराइल को घेर सकता है। क्योंकि देखिए एक संभावना यह भी आई है कि अगर ईरान पे हमला होता है तो फिर ईरान भी उधर से, हिजबुल्लाह भी हमला कर सकता है इजराइल पे। ये देखिए फिर एक मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट, वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये बड़ी चीज है, क्योंकि अरागची जो लेबनान गए, ये उनसे तो मिले ही, जो लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन ये नईम कासिम से भी मिले, जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं। और नईम कासिम ने, इन दोनों ने पूरा जॉइंट बयान इश्यू किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान में जो हो रहा है वो यूएस इजराइल करवा रहा है, और हिजबुल्लाह तैयार है किसी भी तरीके से, अगर इजराइल ने हमला किया तो कुछ भी करने को तैयार है, मतलब जवाब देने को तैयार है। उसके बाद देखिए जो हिजबुल्लाह पोजीशंस पे जो स्पेसिफिक टारगेट किया है, वो एक सज्द और अल रेहान और माउंट अल राफी, ये 3 जगह जो हिजबुल्लाह की पोजीशंस
कह के इजराइल ने टारगेट किया। देखिए ये लगातार चल रहा है। और हनून जो अल फकवा, हनून अल फौका, हनून अल फौका एरिया में भी यहां पर हमला किया है इजराइल ने। तो अब आप देखिए, ये काफी लोगों का मानना है कि ये एक तरीके का मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक यूएस इजराइल का है, लेकिन उधर ईरान भी तैयार है। और गाजा की भी एक खबर आपको हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। अब यहां देखिए क्या है कि यह भी हो सकता है कि दो तरफा हमला इजराइल ईरान पे रात में हो सकता है, जिसमें इजराइल एक तरफ करे, एक तरफ अमेरिका करे। ये संभावना है। उसमें जो कुछ किडनैपिंग हो सकती है, कुछ असैसिनेशन हो सकते हैं, उसके बाद कुछ एयर अटैक हो सकता है, और अंदर से उधर कुछ और, जो क्योंकि अंदर एक ये तो साबित हो गया है ना कि अंदर एक कुछ ऐसी फोर्सेस वहां बैठी हुई हैं जो इजराइल अमेरिका का साथ दे रही है। बल्कि मोसाद ने, तो मैंने बताया आपको, मोसाद का एक ऑफिसर बाकायदा चिन्हित हो चुका है जो तेल अवीव में बैठ के ये सब करा रहा है। वो पर्शियनी है और गद्दारी वो कर रहा है। अब यहां पर जो बात देखी आ रही है वो ये आ रही है कि जो एक ड्रोन अटैक भी इजराइल की तरफ से हो सकता है। और लोकल, अब ये सब डिपेंड करता है कि लोकल जो वहां पर फोर्सेस हैं उनकी क्या, मतलब ईरान के अंदर उनकी क्या मदद मिलेगी अमेरिका इजराइल को। क्योंकि जो 12 दिन का युद्ध हुआ था वो लोकल फोर्सेस अंदर ने पहले अटैक किया था, बल्कि उन्हीं का अटैक सबसे पहले था जिन्होंने एयर डिफेंसेस ईरान के खराब करते थे। लेकिन इस बार ईरान तैयार है, इस तरह के किसी अटैक के लिए तैयार है। लेकिन कुछ दूसरा, भाई देखिए, ये तो इमेजिनेशन में कभी, अब किसने सोचा था कि वो मदुरो को उठा लेंगे। लेकिन अब ये तो है ना एक बात कि अमेरिका और इजराइल कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कोई सोच नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी तो ऐसी चीजें करता है, पहले पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस भी तो ऐसी चीजें करता है। क्या किसी ने सोचा था 7 अक्टूबर 2023 हो जाएगा? या किसी ने सोचा था कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल है जो हवा में नाचेंगी और फिर इजराइल पे स्ट्राइक करेंगी, जो सिज्जिल ने किया था, पूरा डांस किया था हवा में। आपको याद होगा जब 12 दिन के युद्ध के समय किसी ने सोचा था? तो दोनों तरफ से ये देखिए तैयारी। लेकिन मेरी बेसिक बात जो मैंने आज दिन के अभी पहले वीडियो में कही है कि चौबे चले तो छब्बे बनने, दुबे बन के लौटे, ये बिल्कुल 100%, क्योंकि अमेरिका बैकफुट पे गया है जिस तरीके से ईरान ने इनिशिएटिव लिया। एक चीज आपको और बताएं, एक वीडियो आप देखिए, ये जो ईरान और इसका मतलब ईरान बॉर्डर पे एक 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 कर्डिश पार्टी है, उसने ईरान के सोल्जर्स पे हमला कर दिया। अब ये भी हो सकता है कि जो उधर बलूचिस्तान में जैशे अदल जो एंटी ईरान है, इधर जो ईरान का जो वेस्टर्न ईरान का जो बॉर्डर है, उधर से कर्दिश जो कर्ड्स कुछ रेबल्स हैं वो हमला कर सकते हैं। और एक उन्होंने किया भी, ये मेरे ख्याल से करम नाशा जो प्रोविंस है उसका वीडियो। देखिए ये लगातार इस तरह की संभावना बनी हुई है। उसके बाद देखिए एक खबर आई है कि ये यमन से कि जो यूएई द्वारा जो स्टेट ट्रांजिशनल काउंसिल थी, वो हो सकता है कि यूएई उसको डिसमेंटल कर दे। अब ये एक सऊदी अरेबिया की बड़ी जीत मानी जा रही है। लेकिन इससे देखना यह है
कि सऊदी अरेबिया इससे जो यमन के अंसारुल्लाह सरकार है सना में, उसके साथ वो ठीक से एक रिश्ते बनाता है, या वो भी एक उसने जो सरेंडर कराया यूएई को, जो आपस में लड़ाई हो गई थी, उसको ये करके कुछ एक मजबूत एक ताकत साउथ यमन में बनाता है, जो नॉर्थ यमन में जहां अंसरुल्लाह की सरकार है, जो प्रो पैलेस्टाइन है, जो अमेरिका से भी लड़ी, उसको जो है उसको और कुछ परेशानी पैदा कर सकता है। ये देखिए बड़ी चीज, और इसमें इसको लेके राजनीति बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। रियाद से कई इंपॉर्टेंट सऊदी पॉलिटिशियंस ये वहां गए हैं, यमन गए हैं, साउथ यमन, और उधर साउथ यमन के भी कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो सऊदी अरेबिया गए हैं, जो आपस में झगड़ रहे थे, और वहां पर कुछ उनके समझौते की भी बात आई है। अब ये पता नहीं इसकी डिटेल्स क्या है, ये नहीं पता, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन है। उसके बाद देखिए जो पैलेस्टाइन में जो हो रहा है, देखिए गाजा की जो स्थिति है उसमें मुझे लग रहा है कि गाजा से कोई, अगर ये वाइडर वॉर होती है, यानी ईरान पे फिर से अमेरिका और इजराइल हमला करते हैं, तो एक चीज हो सकती है कि गाजा में फिर से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस सक्रिय हो जाए। ये मुझे गट फीलिंग, और ये वेस्ट बैंक और गाजा दोनों में, क्योंकि 2 दिन से खबरें आ रही हैं इजरायली मीडिया में, हिब्रू मीडिया में, कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के पास 60,000 रॉकेट है, कोई कह रहा 70,000 रॉकेट है। अब पहले 1 लाख कहे जा रहे थे 23 अक्टूबर के पहले, अब मान लीजिए वो 20-30 हजार इधर जो 2 साल युद्ध चला उसमें खर्च हो गए। अब लेकिन 60 से 70,000 रॉकेट्स की बात हो रही है। ये बात पहले जब 11 अक्टूबर को संधि हुई थी, उसके जस्ट पहले इजराइल ने कहा था नहीं अब तो केवल 10-15 हजार रॉकेट रह गए। लेकिन बार बार वो क्यों कह रहे हैं कि 60,000 रॉकेट, 70,000 रॉकेट पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के पास है। उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि अगर इजराइल ने उधर लेबनान पे हमला किया, अमेरिका ने ईरान पे किया, और कुछ ऐसे मल्टी प्रोंग्ड अटैक, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, हाइब्रिड वॉर होगी, और हाइब्रिड वॉर में कासिम सुलेमानी भी, उनकी भी महारत है, यानी ईरान की भी महारत है, और ईरान वेज कर रहा है हाइब्रिड वॉर, क्योंकि इजराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं लगातार, तो वो अमेरिका इजराइल ईरान को ही ब्लेम कर रहे हैं। ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड गेम है, लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन में एक कुछ चीजें भी सामने आ रही। रशिया और चाइना की जो भूमिका है, और जिस तरह से अभी रशिया के ऑयल टैंकर सीज हुए हैं वेनेजुला के पास, और रशिया दबाव बना रहा है अमेरिका पे, और ट्रंप को झुक भी रहा है, तो उससे भी एक पूरी स्थिति ऐसी बन रही है कि रशिया जो है वो ईरान की मदद तो करेगा, लेकिन किस तरह से करेगा ये अभी क्लियर नहीं है। चाइना और डायरेक्टली कर रहा है, चाइना से कुछ कार्गो प्लेन्स भी उतरे हैं। लोग कह रहे थे कि रशियन प्लेन्स उतरे हैं, बाद में पता चला कि वो कुछ चाइनीज प्लेन्स थे। हालांकि रशिया की भी कुछ मदद पहुंची है, एग्जैक्टली क्या है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन चाइना एक लंबे समय से 12 दिन के युद्ध के बाद से वहां पर एक ईरान में सामान पहुंचा रहा है। उसके बाद देखिए जो फिलिस्तीन के अंदर से जो बच्चों को लेके खबर है कि 600 फिलिस्तीनी बच्चे केवल 2025 में इजराइल ने डिटेन किए, और अभी तक जो है कि 1967 के बाद से तो 55,000 चाइल्ड अरेस्ट हो चुके हैं, और 1,700 बच्चे 7 अक्टूबर 2023 के बाद उठाए गए। सवाल यहां पर यह है कि इन बच्चों का क्या इजराइल कर रहा है, इन बच्चों का क्या कर रहा है। ये जो देखिए यहीं पर इस पूरे एक युद्ध में जो पूरा माहौल इस समय फिर से गर्मा गया है वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, इसमें ये जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, ये एक देखिए एक पूरा नैरेटिव को बदल देता है, और इसमें फायदा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को हो जाता है, क्योंकि जब ये सवाल, और बहुत ही कायदे से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस इन सवालों को उठाता है ताकि उनका मैक्सिमम इंपैक्ट हो, और उसमें जो एड ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया की, खासतौर पे यूरोप का जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ है, क्योंकि इधर अगर जंग और आगे बढ़ी। अच्छा एक चीज और बताते हैं आपको, ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने कहा है कि हम कोई लीनेंसी नहीं बरतेंगे, हम किसी भी तरीके से कोई लीनेंसी नहीं बरतेंगे, हम पूरी तरह से तैयार हैं, एंड वी विल नॉट स्पेयर एनी राइटर, हम किसी दंगाई को नहीं बख्शेंगे। ये देखिए सारी बातें उधर ईरान के अंदर से आ रही हैं। अभी जाते जाते एक और खबर आई है कि जो एक और इलाका है जो मैं कह रहा था बलूचिस्तान, वहां भी कुछ ऐसी कोशिश हुई है। देखिए कोशिश है इजराइल अमेरिका की, उधर वेस्टर्न ईरान से इधर
ईस्टर्न ईरान से, साउथ ईस्टर्न ईरान से कुछ जो ऐसे आतंकवादी गुट हैं उनसे भी हमला करवाना, उधर अंदर हो ही रहा है, और उसके बाद बाहर से भी कुछ हमले कर देना, ऐसी कुछ कोशिश ईरान द्वारा हो सकती है। लेकिन फिर वही बात है, ऐसी अवस्था में न केवल हिजबुल्लाह क्या करेगा और पैलेस्टीन रेजिस्टेंस क्या करेगा, बल्कि उसमें यह भी बात है कि इराक क्या करेगा, क्योंकि इराक का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। इराक से ही होके कोई अमेरिकन अटैक होगा। और अभी खबर आई है कि मतलब कल की खबर है कि एन अल असद जो बेस है अमेरिका इराक में, वो लगभग खाली कर चुका है, लेकिन वो सीरिया में रीलोकेट हुआ है। अब सीरिया में रीलोकेट हुआ है तो फिर क्या होगा, लेकिन मतलब क्या वहां से ईरान पे हमला कर सकता है, लेकिन इराक में जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट है, जो इराकी रेजिस्टेंस है, वो वहां से मार सकता है। सीरिया तक उसकी पहुंच है, वो दिखा चुका है पहले। अब ये देखिए इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, ये देखिए आज का ये तो दूसरा वीडियो। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।